इवन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन अगर वुड की जगह मेरे पास आयरन है? वुड की जगह आयरन है तो क्या होगा? एंड इट इज गिवन टू यू दैट रो ऑफ आयरन इज 8 टाइम्स रो ऑफ लिक्विड। सो वुड था हमारे पास, वुड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम थी, आयरन की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से अब ज्यादा है। अब क्या होगा? नाउ वी आर गोना डू एग्जैक्ट सेम थिंग। हमारे सिस्टम की जो जो कंपोनेंट्स उनको पहले अलग करो और फिर समझते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज माई लिक्विड। सो मेरे पास ये लिक्विड है और लिक्विड के अंदर अभी एक गड्ढा बना हुआ है। लिक्विड के अंदर गड्ढा क्यों बना हुआ है? बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर अभी आइस और आयरन दोनों बैठे हुए हैं। सो दिस इज माई लिक्विड। लिक्विड के अंदर बैठा हुआ है आइस और आइस के ऊपर बैठा हुआ है आयरन। करेक्ट। अगेन लेट्स डू द सेम थिंग। लेट्स से दैट इस आइस का वेट है 5 kg एंड इस आयरन का वेट है 1 kg। सो मेरे टोटल सिस्टम का वेट क्या हुआ है? 6 kg। तो यहां पे जो गड्ढा बना हुआ है ना, दिस वेकेंट स्पेस, इस वेकेंट स्पेस में अगर वाटर होता, अगर यहां वाटर होता तो इस वाटर का वेट क्या होता? 6 kg। सो आई विल कॉल इट 6 kg का वाटर का गड्ढा। दिस इज माई 6 kg वाटर का गड्ढा। सो अब ये मेरे सिस्टम पे ये है, यहां आइस है, आयरन है, आइस और आयरन दोनों इस गड्ढे पे बैठे हुए हैं और मेरे पास 6 kg का वाटर का गड्ढा है जो कि 6 kg का फोर्स लगा रहा है। सो नेट 6 kg फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी 6 kg का फोर्स नीचे लगा रही है और मेरा सिस्टम अभी बैलेंस्ड है। अब क्या होगा? आइस इज गोइंग टू मेल्ट। आइस जब मेल्ट हो जाएगी, सो 5 kg ऑफ आइस विल फॉर्म 5 kg ऑफ वाटर। आइस के 5 बिकॉज ऑफ मास कंजर्वेशन 5 kg का पानी बनेगा। अब ये जो 5 kg का पानी है, दिस इज गोइंग टू फिल दिस गड्ढा। सो 5 kg का पानी यहां आके इस गड्ढे को भर देगा। तो आइस इज गॉन आउट ऑफ द सिनेरियो नाउ। आइस हमारे पास नहीं बचा, आइस चले गया। आइस के जाने के बाद हमारे पास अब क्या बचा? आयरन। आयरन का वेट है 1 kg। 1 kg और मेरे पास जो पानी बचा हुआ है, दिस इज माई पानी, वाटर। इस वाटर का वेट है 1 kg। देयर इज 1 kg ऑफ वाटर का गड्ढा। बट बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन, आयरन जब नीचे जाएगा, आयरन यहां पर छोटू सा आयरन है। वाई? बिकॉज आयरन की डेंसिटी इज 8 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड के 8 टाइम्स। सो बेसिकली दिस इज 1/8 ऑफ स्पेस और 7/8 ऑफ स्पेस स्टिल लेफ्ट। 7/8 ऑफ जो स्पेस है वो स्टिल अभी खाली बचा हुआ है। सी, पहले क्या था, मेरे लास्ट सिनेरियो मेरे पास वुड था, यहां पर वुड था और वुड की चूंकि डेंसिटी कम है, सो वुड का वॉल्यूम डबल होगा। दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ वुड। वॉल्यूम ऑफ वुड इज डबल। सो वो पूरा वुड का वॉल्यूम कंप्लीटली इस गड्ढे को भर पा रहा था। सो 1 kg ऑफ वाटर उस पर उतना फोर्स लगा दे रहा था। बट 1 kg ऑफ आयरन इस गड्ढे को नहीं भर पा रहा है। सो बेसिकली 1 kg ऑफ आयरन इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस 1 kg ऑफ water. This is important thing. 1 kg of iron cannot displace 1 kg of water. क्योंकि density of iron is way higher than the density of water. Density of iron बहुत बड़ा है, तो volume of iron क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। सो आयरन इज दिस स्मॉल, 1/8 ऑफ द वॉल्यूम सिर्फ ले रहा है, तो वो उतना वाटर को डिस्प्लेस ही नहीं कर पा रहा है। सो अगर आयरन का एफबीडी बनाओगे, दिस इज माय आयरन, राइट? आयरन की एफबीडी बनाओगे आप, तो आयरन पे 1 kg का फोर्स तो नीचे लग ही रहा है, बट क्या इस पे ऊपर बायोन फोर्स कितना लगेगा? जितना वो वाटर डिस्प्लेस कर पा रहा है, दैट इज ओनली एबल टू डिस्प्लेस 1/8 kg ऑफ वाटर। That is only able to displace 1/8 kg of water.
सो उस पे बायोन फोर्स से 1/8 kg का ही लग रहा है. सो देयर इज अ नेट एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर ये आयरन सिंक कर जाएगा. आयरन इज गोइंग टू सिंक. आयरन डूब जाएगा. सो फाइनली क्या होगा? आयरन डूब जाएगा. सो दिस इज आवर फाइनल सिनेरियो. आयरन यहां से भी निकल जाएगा. दिस इज गोइंग, ओके सॉरी, आयरन इज गोइंग अवे फ्रॉम द सिनेरियो. आयरन नीचे डूब जाएगा. अब चूंकि आयरन डूबा है तो आयरन अपने वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा. सो 1/8 kg ऑफ लिक्विड विल बी डिस्प्लेस्ड और वो यहां पर भर जाएगा. सो दिस लिक्विड, तो आयरन यहां से यहां गया और 1/8 आयरन यहां से गया यहां एंड 1/8 kg ऑफ लिक्विड गया ऊपर. सो 1/8 kg ऑफ लिक्विड यहां गया. सो फाइनली दिस इज माय फाइनल सिनेरियो. फाइनल सिनेरियो में क्या होगा? 7/8 kg ऑफ लिक्विड जो मैं रेड पेन से अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दिस लिक्विड, दिस इज गैप स्टिल लेफ्ट, दिस इज द गैप स्टिल लेफ्ट which is 7/8 kgs of water. इतने वाटर का गैप अभी भी बचा हुआ है. सो अगर मैं इसका फाइनल डायग्राम बनाऊं, सो इन द फाइनल डायग्राम you could see that this is my liquid, this is my liquid और आयरन कहीं यहां नीचे डूबा हुआ है. दिस इज माई आयरन विच इज 1 kg ऑफ आयरन और यहां पर 1 kg ऑफ वाटर, सॉरी दिस इज 1/8 kg ऑफ वाटर. सी अगर वॉल्यूम सेम रखोगे ना, वॉल्यूम सेम रखोगे तो सेम वॉल्यूम पे 1 kg का आयरन आ जाएगा और 1/8 kg का वाटर ही आ पाएगा. वॉल्यूम सेम बिकॉज उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, राइट. सो 1/8 kg ऑफ वाटर है जो कि आयरन ने डिस्प्लेस किया है और 5 kg ऑफ वाटर है जो कि दिस इज माई 5 kg ऑफ वाटर जो कि आइस के पिघलने से है. और ये जो गड्ढा बचा हुआ है दिस इज 7/8 kg का गड्ढा, 7/8 kg का वाटर का गड्ढा, राइट. दिस गड्ढा इज ऑफ वाटर. सो व्हाट इज अ फाइनल आंसर? द लेवल ऑफ वाटर गोज डाउन. वाटर का लेवल नीचे चले जाएगा बिकॉज देर इज स्टिल सम गड्ढा लेफ्ट. सो पानी नीचे जाएगा इस गड्ढे को भरने. सो फाइनल लेवल ऑफ वाटर विल डिक्रीज. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. अ वेरी क्विक एंड लास्ट क्वेश्चन. अगेन द सिस्टम इज सेम. वी हैव कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है. वी हैव आइस. आइस का 50 kgs of ice given है हमारे पास and there is 1 kg of wood and 1 kg of iron. अब जब मैं एक एक करके 1 kg of wood को रखूंगा आइस के ऊपर, फिर उसे बाहर निकाल दूंगा, फिर 1 kg of iron को रखूंगा, फिर उसे बाहर निकाल दूंगा, तब क्या पानी बाहर गिरेगा? Okay, so see again let's draw the system piece by piece. सिस्टम को पीस बाय पीस ड्रॉ करते हैं in order to understand the thing in a better way. So this is my fluid और फ्लूइड में यहां पर गड्ढा बना हुआ है which is balancing the ice. So यहां गड्ढा बना हुआ है which is 50 kgs वाटर का गड्ढा. 50 kgs वाटर का गड्ढा बना हुआ है, करेक्ट. एंड मेरे पास आइस है और यहां पर मेरे पास आइस रखा हुआ है. अब जब इस आइस के ऊपर ये वुड रखा जाएगा, सो टोटल सिस्टम वुड प्लस आइस का वेट हो जाएगा 51 kgs. और 51 kgs को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा? 51 kgs ऑफ वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा. करंट गड्ढा कितना का है? करंट वाटर डिस्प्लेस्ड इज 50 kgs. सो मुझे इन एडिशन 1 kg का वाटर और डिस्प्लेस करना पड़ेगा. और ये वाटर अगर डिस्प्लेस करोगे तो ये वाटर बाहर फेंकाएगा एंड फाइनली वाटर विल स्पिल आउट. सो क्या पानी बाहर गिरेगा का आंसर क्या है? यस, पानी बाहर गिरेगा. ओके, व्हाट इज द ब्यूटी? ब्यूटी इज, दिस इज द ब्यूटी. व्हाट आई एम सेइंग,
वुड रखो 1 kg का या 1 kg का आयरन रखो, पानी बाहर गिरेगा, बट जो पानी बाहर गिरा उस पानी का वेट 1 kg ही होगा इन बोथ द केसेस, दोनों ही केस में। बिकॉज अभी वो वाला सीन नहीं आ रहा है कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका वॉल्यूम कम है तो क्या वो उतना पानी डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, वो वाला क्वेश्चन यहाँ राइज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हमारे पास इतना बड़ा वॉल्यूम का आइस है ना, आइस उतना वाटर डिस्प्लेस कर देगा जो आयरन नहीं कर पा रहा था। सो यहां पर दोनों ही 1 kg ऑफ वाटर को बाहर फेंक देंगे और दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बाहर फेंकेंगे। सो देयर इज कंक्लूजन व्हिच वी गॉट फ्रॉम हियर, खोखले वस्तु के द्वारा पत्थर भी तैराया जा सकता है। सो बेसिकली पत्थर को तैराने के लिए व्हाट डू यू नीड टू डू, कितना ही भारी वेट का सामान ले आओ, उसके अंदर अगर वॉइड है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, सो वी कैन मेक श्योर कि उस दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग बाय, बहुत पतली सी उस ऑब्जेक्ट की शीट बना लो और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा खाली रख दो। उसको जब फिर तैराने जाओगे सो व्हाट विल हैपन, उस पत्थर को जब आप तैराने जाओगे सो इट विल फ्लोट इन द वाटर। व्हाई विल इट फ्लोट इन द वाटर? बिकॉज उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये जो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा वी सबमर्ज्ड, दिस वुड बी बिग इनफ। व्हाई इज इट बिग इनफ? बिकॉज मैंने अंदर तो पूरा वॉइड ही है, सो दिस इज बिग इनफ टू बैलेंस द मैक्सिमम वेट, बैलेंस वेरी हैवी वेट ऑफ माई पत्थर। सो खोखले वस्तु के द्वारा पत्थर भी तैराया जा सकता है। दिस इज अ कंक्लूजन, एंड विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बार्न फोर्सेस, एंड देयर इज वन स्मॉल कॉन्सेप्ट लेफ्ट नाउ व्हिच इज द पास्कल्स लॉ। Okay, so we'll be starting with the Pascal's law. Pascal's law is simple. It says that change in pressure at any one point inside a connected, incompressible and restricted fluid gets transmitted to all the points of fluids, and this transmission is instantaneous transmission. So what is it saying? फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पर अगर आप कोई चेंज इन प्रेशर करते हो, लेट्स से कोई फोर्स अप्लाई करते हो या फिर ऊपर से दबाव बनाते हो, whatever. So if you create a delta P at any one single point of the fluid which is connected, incompressible and restricted fluid, then that delta P, that change in pressure gets transmitted to all the points of the fluid, and this transmission is done instantaneously. So there are three conditions to it, as you saw earlier. So first condition is incompressibility, that the fluid needs to be incompressible. Incompressible मतलब हमने शुरू में देख रखा था that there should be no change in density, correct? अगर मैंने फोर्स लगाया डेंसिटी में ही चेंज हो गया, then this Pascal's law is not valid. The fluid is restricted to flow. It isn't like this is your container, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ से आपने फोर्स लगाया सो फ्लूइड यहाँ से बाहर निकल गया. It's not like that. So the fluid is restricted. So let's say this is closed. Now if you create a delta P over here, this delta P created at this particular point gets transmitted to all the points in the fluid in the very same manner. The fluid needs to be connected. So सारे connected fluid means the same fluid में that delta P gets transmitted. So एक जगह पे अगर प्रेशर लगाओगे, एक जगह पे अगर प्रेशर बदलेगा तो वो हर जगह पे बदलेगा. एक जगह पे प्रेशर बदलेगा तो हर जगह पे प्रेशर बदलेगा, और जब प्रेशर बदलेगा तभी सब जगह पे बदलेगा. This change of pressure is instantaneous. This change is instantaneous change. जितना एक जगह पे बदलेगा उतना ही सब जगह पे बदलेगा. So अगर आपने किसी पॉइंट पर डेल्टा P चेंज किया तो the same change gets transmitted. This is what we have as Pascal's law. Now in case of waves, अगर हमारे fluid है so उसके अंदर waves travels कर रही हैं. So अगर किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आपने डेल्टा P लगाया which is delta F by A, so इस पॉइंट पर आपने प्रेशर चेंज किया है, so this change in pressure will get transmitted to all points of your fluid, and this change happens with the speed of wave. So velocity of wave से ये change travel करेगा. So इस पॉइंट पर सेम डेल्टा P को आने में डेल्टा T समय लग जाएगा which is length divided by velocity. This is the length and
v is the velocity of the wave. So Pascal's law के कुछ uses हैं. So why do we learn Pascal's law? So the very first use is in the transfer of force. So we can transfer force from one location to another with the help of Pascal's law. So fluid brakes का concept जो आता है, if you remember, fluid brakes के concepts, that is done using Pascal's law. एक जगह पे हम pressure को change करते हैं, that change in the pressure gets traveled throughout the fluid. Then we can multiply the forces. So if you remember, एक छोटे से साइड में हम छोटा सा डेल्टा एफ लगाते हैं और उसको बड़े से फ्लूइड से कनेक्ट कर देते हैं. So that gets force gets multiplied and force gets transferred, right? Then we can apply force simultaneously at multiple places. So मेरे पास मैं सिर्फ एक पॉइंट पर डेल्टा एफ लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ. That force can be transferred to different places. The same force can transfer at different points. So आप एक पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो, वो ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीपल पॉइंट्स में साइमल्टेनियसली. सो इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दैट आप मल्टीपल पॉइंट्स पे फोर्स लगा रहे हो एट द सेम टाइम, और आप सेम फोर्स लगा रहे हो. So this transfer of force at multiple points can be seen as an application of this Pascal's law. Fine, so we are done with fluid statics now. The next topic is fluid dynamics, and fluid dynamics में basically there are only two important things to learn. The first thing is equation of continuity, and the second thing is Bernoulli's equation. There are only two important concepts which you need to learn in the fluid dynamics. Fine, so let's start with fluid dynamics. So what is fluid dynamics? When fluid is flowing with respect to the container, so जब कंटेनर के रिस्पेक्ट में फ्लूइड फ्लो करना चालू कर देता है, वैसे we are in the fluid dynamics section. Fluid statics में हमने देखा था when fluid is static with respect to container, correct? So again there are some assumptions. हमने statics में कुछ assumptions देखे थे. Similarly there are some assumptions of dynamics. The very first assumption is non-viscous fluid. So हमारा जो fluid होगा that is non-viscous. Non-viscous means there won't be any loss of energy due to relative motion between layers of liquid. What does it mean? So let's say this is one layer of liquid. This is, let's say, L1, and there is second layer of liquid. This is what I call as L2, and layer by layer, let's say liquid है, and they're flowing, right? These are flowing in with various velocities, V1, V2, V3 and so on, right? अगर उनके बीच में viscosity है, so because of viscosity there are going to be viscous forces, frictional forces, parallel forces. ये सारे forces वही हैं जिनको हमने fluid statics में restrict कर दिया था. We said that fluid cannot apply parallel forces. So अगर ये parallel viscous forces लगते हैं, so there are loss of energy. Energy का loss होता है very much equivalent to जैसे friction में loss होता है. So what we say? We assume that a fluid is non-viscous, means there is no loss of energy. We assume that a fluid is incompressible. Incompressible means अगर हम उसको force लगाएंगे तो उसकी density change नहीं होगी, correct? It also means that अगर कोई internal normal reaction forces हैं, वो work नहीं कर पाएंगे. It means that okay, so this fluid might be experiencing normal forces by its surrounding liquid, right? Those normal forces, work done by them is zero, because at this point they cannot displace. The displacement of the point of application of those normal forces, जिस point पर लग रही हैं उस point का displacement zero हो जाएगा. Displacement zero हो जाएगा तो work done by those forces zero हो जाएगा, correct? This is what we say. Work done by internal normal forces is zero, so we assume that a fluid is incompressible. Next very important assumption is streamline flow. We assume that a fluid has a streamline flow. Streamline flow क्या होता है? Okay, let's understand what is streamline flow. Particles of fluid flow on a predefined path. It means this is my fluid particle. इस fluid particle को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, at every point it is already defined. So उनकी मर्जी नहीं है कि वो कहीं भी. That is what we call as chaotic flow. We don't have a chaotic flow here. This is a streamline flow, right? फ्लूइड के पार्टिकल्स को हर पॉइंट पे पता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, उनका पाथ पहले से ही डिफाइंड है. और अगर फ्लूइड के पार्टिकल्स एक प्री डिफाइंड पाथ में ही ट्रेवल करते हैं
So that flow is called streamlined flow. Take this example. This is my container, उसके अंदर fluids हैं, and these lines are what we call as streamlines. So streamline flow में streamlines होती हैं. What are streamlines? Fluid के particles का path पहले से डिफाइंड है कि वो streamlined इस streamline के along ही चलेंगे. These are like path of fluid particles. Streamlines are like path. So what is streamline? Streamlines are actual path of fluid particles. Fluid particles जो actual path है, जिस path में fluid particles flow कर रहे हैं, that is what we call a streamline. So basically अगर streamline को आप देखोगे तो उस पर at every point you get the velocity of the particle. Particle किस direction में जा रहा है वो streamlines define करते हैं. Right? So tangent at any point of the streamline defines the velocity of that particle. So streamlines, so अगर यहाँ कोई particle है तो वो fix है कि वो particle, अगर वो particle इस streamline पे है, let's say L, तो fix है कि वो L के along ही travel करेगा. So it's like वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा. So that particle travels along the streamline. Therefore अगर at every point हम tangent बनाएंगे streamline के, so we'll get the velocity of the particle, right? Two streamlines cannot intersect obviously because अगर दो intersect कर रहे हैं, so अगर यहाँ बीच में कोई particle होगा, so वो इसके इस direction में जाएगा या इस direction में जाएगा, we do not know. Therefore this kind of situation is not allowed. Number of streamlines passing per unit cross sectional area represents the relative rate of flow. Meaning, let's say this cross sectional area, so we have a cross sectional area over here, and let's take this cross sectional area. Now look at number of lines flowing on this cross sectional areas. Okay, so if I take two equal cross sectional area, since I need to have per cross sectional area number of lines, right? So let's say this is area number 1 and this is area number 2. Number of lines per unit cross sectional area represents the flow rate. Meaning, देखो यहाँ से जो लाइंस जा रही हैं, यहाँ से जो स्ट्रीमलाइन पास कर रही हैं, वो ऑब्वियसली इस एरिया से भी पास कर ही रही हैं. But there are some extra lines also which are not passing from A1 but are passing from A2. Correct? So I can say that number of streamlines passing from A1 is less than number of streamlines passing from A2. And if I let this area be unit area, so what I can say that velocity of particles, so अगर कोई particle यहाँ पर होगा at A1 और उसकी velocity let's say V1, और यहाँ पर कोई particle होगा at A2 और उसकी velocity let's say V2, so V1 is less than V2. Means rate of flow जो जा रहा है उसका rate, the velocity of fluid particles in this area, the velocity of fluid particles in this area, यहाँ की velocity कम होगी with respect to A2 because number of streamlines in A1 is less than number of streamlines in A2. Fine. So greater the number of lines per unit area, greater will be the flow velocity. So जितना ज़्यादा number of lines होंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी flow की velocity होगी. Correct? Let's take this example. So this is my container. अब ये जो मैंने पर्पल लाइन से बनाई है, what are these? These are my streamlines, right? These are streamlines. These are streamlines. So particles, अगर कोई एक particle यहाँ पर है, this particle, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इसी लाइन के along जाएगा. This is fixed. The particle has to travel the path of the streamline. So this is my tube, right? Now let's say हम dt टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व करते हैं. सो dt टाइम के लिए इस पॉइंट पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेट्स से v1 है एंड इस पॉइंट पर इस एरिया पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी लेट्स से v2 है. लेट्स से दिस एरिया इज a1, लेट्स से दिस एरिया इज a2. द वेलोसिटी हियर इज v1, द वेलोसिटी हियर इज v2. सो dt टाइम के लिए पार्टिकल्स वुड हैव ट्रैवल्ड v1 into dt डिस्टेंस. यहां dt टाइम के लिए पार्टिकल्स वुड हैव ट्रैवल्ड v2 into dt डिस्टेंस. So what do we know?
एंटरिंग वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल्स टू द एग्जिटिंग वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम इस ट्यूब के अंदर, दिस इज माई ट्यूब राइट, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस ट्यूब के अंदर लेफ्ट साइड से जा रहा है, पूरा का पूरा वॉल्यूम राइट साइड से बाहर भी निकल जाना चाहिए, बिकॉज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड कंप्रेस नहीं की जा सकती, फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां से लेट्स से 10 यूनिट्स ऑफ वाटर अंदर गया और यहां से सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ वाटर बाहर गया। मींस आप इस ट्यूब के अंदर जो पहले पानी था अब और पानी भर रहे हो, मींस पानी दब रहा है राइट, इट इज कंप्रेसिंग, दैट इज नॉट अलाउड। Therefore, entering volume must be equals to exiting volume. What is entering volume? A1 is the area of the cross section into V1 dt. So dt time में what is the volume of the liquid जो enter करा? That is A1 into V1 dt. A1 is the area, V1 dt is the distance traveled in dt time. What is the exiting volume? Exiting volume area is A2 or distance traveled is V2 dt. So A2 into V2 dt. So A1 into V1 dt is equals to A2 into V2 dt. This gives us a very important formula which says that A into V is constant. A into V is constant. This is what we call as volume flow rate. This is what we call as volume flow rate. Means volume flow rate is constant for a streamlined flow. See, we have something called rho AV also, which is called mass flow rate. Now, since we assume that mass of the liquid is density of the liquid is constant because of our incompressible feature, so rho AV, which is mass flow rate, also comes out to be constant. So here comes our very first equation, which we call as equation of continuity. Equation of continuity says that volume flow rate is same for all cross sections for incompressible fluid. Volume flow rate means this product of A times V is constant for all the cross sections for an incompressible fluid. अगर आपका fluid incompressible है तो कोई भी cross section ले लो, A into V means the volume flow rate has to be constant.